नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 5 फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में संक्षेप में पढ़ते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोग इस कोर्स में मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम जनरली कवर नहीं करेंगे और कैपेसिटी के बारे में भी अत्यधिक जानकारी प्राप्त हम जब संक्षेप में कैपेसिटी के बारे में बताएंगे। बट अगर आपको अत्यधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके अगले मैं आपको बुक्स की सजेशन दे सकता हूं, जहां पर आप डिटेल्स में जाके और अत्यधिक जानकारी चैनल कैपेसिटी के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो मैं बस इस कोर्स में एक AWGN कैपेसिटी ही कवर करूंगा। तो चैनल कैपेसिटी क्या होती है? चैनल कैपेसिटी वॉज पायनियर्ड बाय क्लॉड शैनन। क्लॉड शैनन को फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी भी जनरली बोला जाता है। इन द लेट 1940s where he developed a mathematical theory of communication based on notion of mutual information between input and output of a channel. The significance of this mathematical construct was Shannon's coding theorem and converse, which proved that a code that did exist that could achieve a data rate close to the capacity with negligible probability of error. तो बेसिकली शैनन ने ये बताया था कि अगर आप एक प्रॉपर कोड डिज़ाइन करें, और आपका समझो एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है, इसके बीच में कोई चैनल है, इट कैन बी AWGN चैनल, वायरलेस चैनल के थोड़ा एच फैक्टर वगैरह आते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने बताया था कि बेसिकली अगर कोई ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में कोई वायरलेस कोई चैनल है, तो अगर आप एक प्रॉपर कोड डिज़ाइन करें, एक कोड की मदद से आप कितना मैक्सिमम डेटा रेट इस चैनल से भेज सकते हैं ताकि आपके रिसीवर में एरर प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो, वेरी क्लोज टू जीरो। तो ये चीज़ को समझो, चैनल की कैपेसिटी C है इन बिट्स पर सेकंड पर हर्ज या बिट्स पर सेकंड, और आपका जो डेटा रेट R से जा रहा है, ट्रांसमीटर जा रहा है, वो R है। अगर आपने कोई कोड डिज़ाइन किया जिसकी मदद से R इज ग्रेटर देन R अगर C के कम है, तो रिसीवर ये जो डेटा आप भेज रहे हो तो इसको करेक्टली डिकोड कर सकता है विद अ वेरी वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। रिसीवर में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगी वो बहुत ही नेग्लिजिबल के करीब होगी। लेकिन अगर आप कोई ट्रांसमीटर से डेटा रेट R जो C से ज़्यादा है, जो चैनल कैपेसिटी है C बिट्स पर सेकंड उससे ज़्यादा है, अब ट्रांसमीटर वो डेटा रेट पुश कर रहा है जो C से ज़्यादा है, तो आप कोई भी कोड डिज़ाइन कर लो, रिसीवर में देयर विल ऑलवेज बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। वो हमेशा रिसीवर में जो डेटा आप जो भेजोगे, अगर उसका रेट R से ज़्यादा है तो रिसीवर में हमेशा जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो एरनियस इन्फॉर्मेशन होगी। दिस इज व्हाट विदाउट could not be achieved without an error probability bounded away from zero। इसका मतलब आपके जो रिसीवर में जो डेटा आएगा वो एरनियस डेटा होगा। तो हम इस कोर्स में, जैसे मैंने बताया, कि हम लोग एक कैपेसिटी ऑफ सिंगल यूजर वायरलेस चैनल के बारे में पढ़ेंगे, विच इज सिंगल एंटीना। एक सिंगल एंटीना ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में है, उसमें जो कैपेसिटी आप प्राप्त कर सकते हैं AWGN चैनल में, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं शैनन हार्टली कैपेसिटी थ्योरम। सो ये दिस इज हाउ द चैनल कैपेसिटी, जो कैपेसिटी एक चैनल की, वो एक बैंडविड्थ जितना है चैनल में और एक SNR उसके बीच में रिलेशनशिप बताता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो बेसिकली एक फंडामेंटल लिमिट तय करता है कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। तो अगर आपके सिस्टम में बैंडविड्थ W है और आपका चैनल में SNR गामा है, तो ये आप इस रेट में डेटा इस चैनल से भेज सकते हो। तो ये एक लिमिट सेट करता है, given a signal with bandwidth W और given a SNR with gamma, आप कितने डेटा इस चैनल से भेज सकते हो। ओके, तो जितना ज़्यादा आपका SNR होगा इतना ज़्यादा आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन लॉगरिथमिकली बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा आपका बैंडविड्थ होगा उतनी ज़्यादा आपकी कैपेसिटी फिर से बढ़ेगी, लीनियरली बढ़ेगी। तो ये लीनियर इट्स अ वेरी, आप देखो कैपेसिटी लीनियरली वेरी कर रही है बैंडविड्थ से और लॉगरिथमिकली वेरी कर रही है गामा से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ है। तो बेसिकली ये जो SNR है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। आप जैसे जैसे SNR बढ़ाओगे आपको स्टार्टिंग में अच्छी खासी गेन मिलेगी, बिकॉज ये लॉगरिथमिकली वेरी हो रहा है, तो आगे जाके काफ़ी हद तक ये सैचुरेट हो जाएगी। तो बियॉन्ड अ पॉइंट, इवन इफ यू इंक्रीज SNR, कैपेसिटी गेन मे नॉट बी प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन SNR। वेरएज बैंडविड्थ में उल्टा है, बैंडविड्थ लीनियरली वेरी कर रहा है, जितना आप बैंडविड्थ बढ़ाओगे कैपेसिटी उतनी बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच है। अगर आप SNR के एक्सप्रेशन को देखोगे, गामा को, गामा मीन सिग्नल पावर बाय नॉइज पावर। S को अगर मैं सिग्नल पावर बोलूं और N को नॉइज पावर,
और नॉइज़ पावर जो होता है वो जैसे हमने देखा था N0 क्या होता है, नॉइज़ पावर पर हर्ज इनटू द बैंडविड्थ। देखोगे SNR में जो टर्म आएगा वो आपके उसमें बैंडविड्थ डिनोमिनेटर में विल नॉट गो बियॉन्ड द स्पेसिफिक लिमिट इवन इफ यू इंक्रीज द बैंडविड्थ, बिकॉज आपका नॉइज पावर भी इंक्रीज होगा बैंडविड्थ के प्रोपोर्शनली। तो इसकी वजह से एक सॉर्ट ऑफ थ्रेशोल्ड में जाके ये सैचुरेट हो जाएगा कैपेसिटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका रेट, ट्रांसमिशन रेट जो जिस रेट में ट्रांसमिट कर रहा है, अगर वो कम है C से, तो इट्स पॉसिबल टू डिजाइन अ कोड टू अचीव ए वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। अगर आप जिस रेट में ट्रांसमीटर आपका ट्रांसमिट कर रहा है वो रेट जो चैनल कैपेसिटी का रेट है उससे कम है, तो आप एक कोड डिजाइन की पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से आपका जो रिसीवर में एरर प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक जीरो के बहुत नज़दीक होगी। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल रिसेंटली टर्बो कोड्स के आप एग्जांपल ले लें या तो पोलर कोड्स के एग्जांपल ले लें, ये बहुत हद तक चैनल कैपेसिटी के क्लोज तक लेके आती है ट्रांसमिशन सिस्टम को। लेकिन इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर आप इस R जिस रेट में आप ट्रांसमिट कर रहे हो वो रेट अगर कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है या ज़्यादा है तो आप कोई भी कोड डिज़ाइन कर लो, रिसीवर में आपके जो डेटा आएगी वो एररनियस डेटा होगी, उसमें कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि आप जो रेट से ट्रांसमिट कर रहे हो वो रेट जो आपके थ्योरेटिकल लिमिट है जो C है उससे ज़्यादा है। इसकी वजह से रिसीवर में जो भी डेटा आएगा वो एररनियस डेटा होगा। Hence there is a limit on maximum achievable capacity C, इसलिए कैपेसिटी जो C है उस पर एक लिमिट है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो एंड बैंडविड्थ। तो गिवन वैल्यू ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो एंड बैंडविड्थ की वजह से आपके जो कैपेसिटी है उसकी एक थ्योरेटिकल लिमिट सेट हो गई है। आप इस लिमिट के ऊपर डेटा रेट भेज ही नहीं सकते हो। अगर आप भेजने की कोशिश करोगे तो आपको रिसीवर में जो डेटा रिसीव होगा वो एररनियस डेटा होगा। लेकिन अगर आप रेट इस C से नीचे भेज रहे हो तो आप एक कोड डिज़ाइन कर सकते हो, इट कैन बी ए वेरी लॉन्ग कोड एज वेल, जिसकी वजह से अगर आप जिस रेट में जो भेज रहे हो वो अगर C से नीचे है तो आपको रिसीवर में आप वो डेटा बिना कोई एरर के भी डिकोड कर सकते हो। ये बेसिकली एक लिमिट सेट करता है, थ्योरेटिकल लिमिट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं। अगर मैं ये तो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट के लिए है, अगर मैं मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट की बात करूँ तो इसमें W के आगे एक मिनिमम ऑफ MT MR आ जाएगा, जहाँ पर MT इज नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंटीनाज, MR इज नंबर ऑफ रिसीवर एंटीनाज। तो अगर मल्टीपल एंटीनाज की बात करूँ तो कैपेसिटी इक्वेशन वेरिएशन आ जाएगा। अगर मैं फीडिंग चैनल की बात करूँ या फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फीडिंग चैनल की बात करूँ तो SNR में वेरिएशन आ जाएगा। उसकी वजह से उसके बहुत सारे वेरिएशंस भी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांसमीटर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिसीवर एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोपगेशन चैनल मैं इसमें ला सकता हूँ। बट फंडामेंटली ये इक्वेशन ऐसा ही है। इस पर मैं उसके आगे और एडिशंस कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन, जैसे मैंने बताया, नंबर ऑफ एंटीनाज है ट्रांसमीटर रिसीवर या तो आपके प्रोपगेशन एनवायरनमेंट पे। तो अगर मैं इक्वेशन को और समझने की कोशिश करूं तो अगर मैं इसको बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज के माध्यम से लिखूं, जहां मैं W को डिनोमिनेटर में ले आया हूं यहाँ पर, तो ये है इसका यूनिट हो जाएगा बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज। और मैं इसको अगर प्लॉट करूं SNR के बेसिस पे, SNR जो आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो है, अगर मैं ये एक्स एक्सिस में SNR है और वाई एक्सिस में आपका नॉर्मलाइज्ड डेटा रेट बोलते हैं हम जिसे, इसे बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज, तो ये कर्व दिखेगा आपको। और ये कर्व आपको क्या बताता है? बेसिकली ये कर्व को समझने का बहुत आसान तरीका ये है, अगर मैं इसको यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ और एक वर्टिकल लाइन यहाँ से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ, एक वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ, जो इंटरसेक्शन होगा ये पॉइंट होगा। अगर मैं समझो इसको 3 बोलूँ और इसको 10 बोलूँ, तो बेसिकली ये बताता है कि अगर आपका SNR 10 dB है, अगर आपका जो S/N की वैल्यू अराउंड 10 dB है, तो आप जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी जो बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज में अचीव कर सकते हैं वो है अराउंड 3 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज। अगर आपने इससे ज़्यादा भेजने की कोशिश करी तो आपका रिसीवर पे एरर होगा। तो ये अनअटेबलेबल रीजन है जहां पर आप बिना एरर प्रोबेबिलिटी के ट्रांसमिट नहीं कर सकते। लेकिन ये भी बताता है कि आप 3 से नीचे, अगर आपका डेटा रेट 3 से नीचे है तो आप देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू डिजाइन अ कोड, आप एक कोड डिजाइन कर सकते हो ट्रांसमीटर में जो आपको 0 एरर प्रोबेबिलिटी रिसीवर पे देगा। तो ये आपको एक थ्योरेटिकल लिमिट सेट हो गया है 3 का, अराउंड 3 का। सिमिलरली अगर आपका SNR आपने बढ़ा के 20 कर दिया, अगर आपने SNR बढ़ा के 20 कर दिया फॉर एग्जांपल, और आपका फिर ये लिमिट बढ़ के अराउंड 6 हो जाता है,
इस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो आपका ये अराउंड 6 के, जैसे आपने एसएनआर बढ़ाया आपका एक थ्योरेटिकल लिमिट भी बढ़ गया। तो बेसिकली ये बता रहा है कि अगर आपका एसएनआर 20 dB है तो मैक्सिमम डेटा रेट आप, मैक्सिमम नॉर्मलाइज स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी और डेटा रेट आप जो इस चैनल से भेज सकते हो 6 बिट्स पर सेकंड पर हर्ज है। अगर आप उससे ज़्यादा भेजने की कोशिश की, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू 6 है, तो आपका रिसीवर पे एरर फ्री ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। सेम चीज़ मैं दिखा सकता हूँ, अगर आपने एसएनआर 30 dB करवाया, 30 dB में वापस से आपका देखोगे आपका लिमिट बढ़ गया, अराउंड 8 के आसपास आ जाएगा। सिमिलरली अगर 40 करोगे तो और बढ़ जाएगा। जैसे आपका एसएनआर बढ़ रहा है तो आपका थ्योरेटिकल लिमिट, आप कितना डेटा इस चैनल से भेज सकते हो, वो भी बढ़ रहा है। तो बेसिकली ये बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है। अगर आप एसएनआर बढ़ाओगे तो आपका थ्योरेटिकल लिमिट भी बढ़ता रहेगा, तो आप मोर एंड मोर डेटा रेट उस सिस्टम में भेज सकते हो। दिस इज व्हाट इट मीन्स टू से। तो इक्वेशन 3, अगर इक्वेशन 3.2 में ध्यान दीजिएगा, हमने इस फॉर्म में लिखा था W log 2 1 प्लस S बाई N। अब जो सिग्नल पावर है आपका, सिग्नल पावर को मैं एनर्जी पर बिट इंटू 1 अपॉन टाइम यानी इंटू C के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड। वेल एज नॉइज पावर था वो हमने पहले देखा, N0 इंटू W के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। सेम मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया, EB बाय NO इक्वल टू S बाई C, क्योंकि C इंटू EB इक्वल टू S। तो इस फॉर्म, अगर मैंने इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया S बाय N की वैल्यू को, तो इसको इस फॉर्म में भी अगर इक्वेशन 3.2 में सब्स्टिट्यूट किया मैंने, C बाय W इक्वल टू log टू 1 प्लस EB बाय N0 इंटू C बाय W के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। ओके, अगर इसको थोड़ा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करूंगा मैं, तो अगर मेरे को इसको EB बाय NO के फॉर्म में लिखना है तो मैं log 2 को अगर इस साइड में लेके गया तो ये 2 टू द पावर C बाय W, -1 को इधर ले आया हूँ मैं, और W बाय C, तो EB बाय NO को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैंने इसको प्लॉट किया EB बाय NO वर्सेस W बाय C, ध्यान रखिएगा मैं W बाय C को प्लॉट कर रहा हूँ EB बाय NO के रिस्पेक्टिवली, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकलेगा कि आप इसमें एक ट्रेड ऑफ कर सकते हैं अगर EB बाय NO को बैंडविड्थ के करस्पॉन्डिंगली। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अगर आपका EB बाय NO 6 है तो अप्रॉक्सीमेटली आपको हाफ हर्ज की जरूरत पड़ेगी तो फॉर ट्रांसमिट 1 बिट्स पर सेकंड। इसका मतलब सॉर्ट ऑफ ये है, जैसे आप EB बाय NO बढ़ा रहे हो तो आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट टिपिकली कम होते जा रही है टू ट्रांसमिट 1 बिट्स पर सेकंड ऑफ डेटा। ये इसका सॉर्ट ऑफ इन्फरेंस ये है। जैसे आपका एसएनआर EB बाय NO फिर से बढ़ गया तो आपको जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है 1 बिट्स पर सेकंड वो और भी कम हो गया है। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, अगर मैं EB बाय NO को 0 से भी कम कर दूं तो आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। इसका मतलब ये बता रहा है, ये हो रहा है कि अगर आपका EB बाय NO 0 से भी कम हो गया, 0 से भी कम हो गया, तो आपको अगर 1 बिट्स पर सेकंड भेजना है तो आपको बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो गई है। तो जैसे हम नेगेटिव रीजन की तरफ ज़्यादा जाते जा रहे हैं EB बाय NO के, तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। वो एक पॉइंट के बाद जाके EB बाय NO -1.59 dB हो गई तो आपको बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इनफाइनाइट हो जाती है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द थ्योरेटिकल लिमिट और शैनन्स लिमिट। ये एक लिमिट सेट करता है EB बाय NO में, जहां पर इवन आपका बैंडविड्थ इनफाइनाइट हो जाए तो इसके बिलो आपका बिना एरर फ्री ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। कोई प्रैक्टिकल सिस्टम की बैंडविड्थ इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। तो बेसिकली इट सेट्स अ लिमिट ऑन मिनिमम EB बाय NO रिक्वायर सो दैट you can have a more practical systems. Got it? तो अगर इसको मैं theoretically derive करूँ तो इस फॉर्म में derive कर सकता हूँ, the limit on EB by NO below which there is no error free transmission at any information rate। तो एक लिमिट सेट करता है EB by NO में, उसके नीचे अगर मैं जाऊँ तो कोई ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। उसके नीचे अगर मैं इस लिमिट के नीचे जाऊँ तो अगर मेरी बैंडविड्थ इनफाइनाइट भी हो जाए तो भी कोई ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये मैं बहुत सिंपली प्रूव कर सकता हूँ। अगर मैं इक्वेशन 3.3 पे x इक्वल टू EB बाय NO C बाय W सब्स्टिट्यूट कर दूँ, जैसे ये इक्वेशन 3.3 है, EB बाय C बाय W अगर मैंने इसको x के से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो C बाय W इज इक्वल टू log 2 1 प्लस x। ओके, तो ये हो जाएगा। तो मैंने उसी फॉर्म में लिखा है log 2 1 प्लस x, फिर मैं x फ्रंट में और x एक्सपोनेंशियल ऐड कर सकता हूँ। इससे बेसिकली इक्वेशन चेंज नहीं हो रहा क्योंकि x और 1/x कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि लॉगरिथमिक के आगे हैं। फिर x की वैल्यू हमने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट की थी EB बाय NO बाय इंटू C बाय W, तो x को मैं इस फॉर्म में वापस सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो log 2 1 प्लस x टू पावर 1/x। फिर इसको थोड़ा मैथमेटिकली मैनिपुलेशन करते हैं हम इसमें, तो इसको इस फॉर्म में 1 इक्वल टू EB बाय NO log 2 1 प्लस x। अगर इसमें देखोगे W टेंड्स टू इन्फिनिटी,
अगर ये W टेंस टू इन्फिनिटी तो C बाय डब्ल्यू विल गो टू 0। तो अगर मैं ये लिमिट यूज करूं जहां W टेंस टू इन्फिनिटी, अगर आपका बैंडविड्थ सिस्टम का इन्फिनिटी जा रहा है तो C बाय डब्ल्यू ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगा, क्योंकि W अगर इन्फाइनाइट है तो C बाय डब्ल्यू वेरी क्लोज टू 0 हो जाएगा। तो ये x जो वैल्यू है, यानी जो टोटल x वैल्यू है, जो x वो भी 0 की तरफ बढ़ेगा, तो इट विल टेंड टू 0। तो अगर मैं ये लिमिट यूज करूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x, इस फॉर्म में लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप देखोगे, तो दिस विल बी इक्वल टू e। तो इसको अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ई बी बाय एन ओ की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय लॉग टू ई। बेसिकली इसका मतलब ये हो जाएगा 1 बाय लॉग टू ई। अगर मैंने ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी तो ई बी बाय, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू आएगी 0.693 माइनस 1 पॉइंट अराउंड वेरी क्लोज टू माइनस 1.6 dB। तो बेसिकली इसका एक फंडामेंटल सिग्निफिकेंस ये है, तो ये आपको एक मिनिमम लिमिट बताता है ई बी बाय एन ओ पे, बिलो विच देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर फ्री ट्रांसमिशन। अगर आपका बैंडविड्थ इनफाइनाइट भी हो जाए, अगर आपका W अगर इनफाइनाइट भी हो जाए, ये मिनिमम लिमिट है, उसके नीचे आप अगर आपका ई बी बाय एन ओ जाता है तो आप कुछ भी कर लो, आपका एरर फ्री ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। दिस इज व्हाट इट मीन्स टू से। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं शैनन हार्टली कैपेसिटी थ्योरम के, तो उसको और बेहतर समझने के लिए। पहला एग्जाम्पल है फॉर यूएस डिजिटल सेलुलर स्टैंडर्ड, इसे 2G स्टैंडर्ड था यूएस का सॉर्ट ऑफ। डिटरमाइन द मैक्सिमम थियोरेटिकल डेटा रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इफ द एसएनआर इज 20 dB एंड द आरएफ बैंडविड्थ इज 30 किलोहर्ट्ज। तो इसमें एसएनआर की वैल्यू दी हुई है 20 dB और आरएफ की वैल्यू दी हुई है 30 किलो हर्ट्ज। ओके, और कैपेसिटी इक्वेशन हमें पता है C इज इक्वल टू W लॉग टू 1 प्लस SNR। गौर फरमाइएगा ये SNR की जो वैल्यू दी हुई है वो dB में है, तो लीनियर वैल्यू इसकी होगी 100, वेरएज RF की वैल्यू 30 किलोहर्ट्ज, बैंडविड्थ की वैल्यू ऑलरेडी आपको 30 किलोहर्ट्ज दी हुई है। तो बहुत सिंपल है, तो W की जगह हम 30 इंटू 10⁻³ लिख देंगे और लॉग टू 1 प्लस 100। जैसे हमने इसको सॉल्व किया हमें एक थ्योरेटिकल लिमिट मिल जाएगा USDC स्टैंडर्ड का, तो सेम मैंने यहाँ सॉल्व किया है, आप देखोगे यहाँ पर जिसकी थ्योरेटिकल लिमिट आती है वो आती है अराउंड 200 किलोबिट्स पर सेकेंड, बट एक्चुअल रेट जो USDC यूज़ करता है 48.6, तो काफ़ी कम यूज़ कर रहा है USDC। जो थ्योरेटिकल लिमिट है वो थ्योरेटिकल लिमिट बहुत ज़्यादा है, 200 किलोबिट्स पर सेकेंड है, बट USDC जो जिस रेट में ट्रांसमिट करता है वो अराउंड 48.6 किलोबिट्स पर सेकेंड है। आपको देखो तो 1/4 है, अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है थ्योरेटिकली जो पॉसिबल है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कंप्लेक्सिटी ऑफ डिजाइनिंग कोड्स एट अ ट्रांसमीटर। अगर आपका कोड, आपको अगर थ्योरेटिकल लिमिट अचीव करनी है तो आपको एक बहुत कॉम्प्लेक्स कोड डिजाइन करना पड़ेगा, दैट विल कंज्यूम मोर पावर, दैट विल इंक्रीज द कंप्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांसमीटर, तो जनरली पॉसिबल ना हो, इसकी वजह से हम ये लिमिट सेट कर रहे हैं। उसके अलावा आपके ओवरहेड्स रहते हैं, उसको भी कुछ पावर कंजम्पशन वगैरह होती है उसमें भी, तो इसकी वजह से हम जनरली जो एक लिमिट है वो काफ़ी कम रखे हैं, 1/4 ऑफ द थ्योरेटिकल लिमिट अंडर 220 dB कंडीशन। चलिए दूसरा स्टैंडर्ड देखते हैं, GSM स्टैंडर्ड, जो इंडिया में काफ़ी यूज़ हुआ था, 2G स्टैंडर्ड है, और उसमें आपको दो SNRs की वैल्यू दी हुई है 10 dB और 30 dB, और RF बैंडविड्थ आपको दिया हुआ है अराउंड 200 किलोहर्ट्ज। तो आपको जो बैंडविड्थ दिया हुआ है W वो दिया गया है 200 किलोहर्ट्ज, और SNR के दो वैल्यू दी हुई है, SNR 10 dB जिसका लीनियर में भी 10 होगा, और SNR की एक और वैल्यू दी है 30 dB जो लीनियर टर्म्स में आपकी वैल्यू आएगी 1000। ठीक है, तो अगर मैंने वही इक्वेशन जो पहले यूज़ की थी उसको यूज़ किया थ्योरेटिकल कैपेसिटी निकालने के लिए, C इज इक्वल टू W लॉग टू 1 प्लस SNR। तो इसके बेसिस पे वही 200 किलोहर्ट्ज पहले यहाँ W की जगह सब्स्टिट्यूट करूँगा, फर्स्ट SNR 10 dB के लिए निकालूंगा, फिर SNR 30 dB के लिए भी निकालूंगा वैल्यू। तो इसका मैंने सॉल्यूशन इस तरह से निकाला हुआ है। तो SNR जैसे मैंने बताया 10 dB और 30 dB है, और बैंडविड्थ 200 किलोहर्ट्ज है। तो कैपेसिटी ये जो आएगी 10 dB के लिए वो आएगी आपकी 691.886 किलोबिट्स पर सेकेंड। अगर आपका GSM एक्चुअल स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे, आप GSM का जो 2G स्टैंडर्ड है वहाँ का डेटा रेट से कंपेयर करोगे, उसकी डेटा रेट जो दी हुई है वो मैक्सिमम 270 किलोबिट्स पर सेकेंड है, वो एट विच इज़ अबाउट 40% ऑफ थ्योरेटिकल लिमिट सेट फॉर 10 dB SNR। तो उसकी लिमिट जो देखोगे आप अराउंड 40% कम है जो थ्योरेटिकली जो पॉसिबल है। जैसे मैंने बताया इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कंप्लेक्सिटी ऑफ डिजाइनिंग सच अ कोड, कंप्लेक्सिटी जो कोड आप डिज़ाइन करोगे जो आपको थ्योरेटिकल लिमिट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, मे बी पावर कंज्यूमिंग, कंप्यूटेशनली नॉट एफिशिएंट, उसकी वजह से आपका
तो कैपेसिटी की वैल्यू है वो काफ़ी, थ्योरेटिकल लिमिट बहुत ज़्यादा है बट एक्चुअल ट्रांसमिशन जो कैपेसिटी वो काफ़ी कम है। लेकिन जैसे मैंने बताया टर्बो कोड्स आ गए हैं, वो दे आर वेरी सॉर्ट ऑफ वेरी क्लोज टू कैपेसिटी अचीविंग कोड दैट मे गिव यू अ कैपेसिटी दैट इज वेरी क्लोज टू शैनन्स लिमिट। ओके, सिमिलरली अगर मैं एसएनआर बढ़ा के 30 dB कर देता तो आपकी कैपेसिटी, थ्योरेटिकल कैपेसिटी आप देखोगे अराउंड 2 मेगाबिट्स पर सेकंड हो गई है फॉर एसएनआर ऑफ 30 dB। ये हमने वो प्लॉट में भी ऑब्जर्व किया था, जैसे आप एसएनआर बढ़ाओगे तो आपकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी बढ़ रही है। आप अगर एसएनआर 10 dB तो आपके अराउंड 3 के आसपास थी, जैसे आपके 10 से 20 में चली जाती है तो एसएनआर 6 के आसपास हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन जैसे आप एसएनआर बढ़ा रहे हो तो आपकी थ्योरेटिकल लिमिट भी बढ़ रही है, वो इस एक्सप्रेशन से भी समझ में आती है। जब आपके एसएनआर 10 dB थी तो आपका थ्योरेटिकल लिमिट जो था वो अराउंड 690 किलोबिट्स पर सेकंड था। जब एसएनआर 30 dB है तो आपका थ्योरेटिकल लिमिट अराउंड 2 मेगाबिट्स पर सेकंड के आसपास है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर अ वायरलेस चैनल वेयर पावर फॉल ऑफ विद डिस्टेंस फॉलो द फॉर्मूला PRD इक्वल टू PT D0 by D to the power 3 for D0 is equal to 10 meter. Assume the channel has a bandwidth of B equal to 30 kHz and AWGN with noise power spectral density of N0 10 to minus 9 watts per Hz. For a transmit power of 1 watt, find the capacity of this channel for a transmit receive distance of 100 meters and 1 kilometer. तो ये एग्जाम्पल में आप देखोगे इसमें हम लोगों ने पाथ लॉस को भी कंबाइन कर दिया है कैपेसिटी कैलकुलेशन में। तो एक एक करके देखते हैं। तो बेसिकली आपका जो रिसीव पावर का फॉर्मूला बहुत सिंपल दिया हुआ है, ट्रांसमिट पावर बाय D0 बाय D टू द पावर 3। ये 3 जो है ये इट इज नथिंग बट अ पाथ लॉस एक्सपोनेंट। ये पाथ लॉस एक्सपोनेंट के बारे में पहले भी पढ़ा था हमने। जैसे जब पाथ लॉस एक्सपोनेंट की वैल्यू बढ़ेगी आपका रिसीव पावर प्रोपोर्शनली कम होगा। दैट मीन्स आपका चैनल में फीडिंग और अटेन्युएशन ज़्यादा है। ये आपके D0 के लिए दिया हुआ है, क्लोजिंग डिस्टेंस 10 मीटर्स के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर आपको डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके डी के वैल्यू, डी की जगह डी के जो दो वैल्यू दी हुई है, डी के लिए आपको 2 वैल्यू दी हुई है, पहले 100 मीटर्स दी हुई है और फिर सेकेंड डी की वैल्यू दी हुई है 1 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा आपको दिया हुआ है बैंडविथ बी, या हम लोग जो डब्ल्यू तो डिनोट करते हैं, बैंडविथ दी हुई 30 किलोहर्ट्ज और आपको नॉइस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की वैल्यू भी दी गई है, नॉइस पीएचडी की वैल्यू भी दी गई है 10 to the minus 9 वाट्स पर हर्ट्ज। तो आपको काफ़ी, और एक उसके अलावा एक आपको एक वैल्यू और भी दी गई है, वो है ट्रांसमिट पावर की, दैट इज इक्वल टू 1 वाट। तो आप देखोगे गौर से तो आपको ट्रांसमिट पावर की वैल्यू दी हुई है, आपको डी की वैल्यू दी हुई है, D0 की वैल्यू दी है, आप रिसीव पावर आराम से निकाल लोगे। तो अगर आप ध्यान करोगे कैपेसिटी का, अगर आपको इसमें कैपेसिटी निकालना है तो कैपेसिटी का एक्सप्रेशन जो था C इज इक्वल टू W log 2 1 प्लस SNR। यहाँ W की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है आपको, W इक्वल टू B इक्वल टू 30 किलोहर्ट्ज, बैंडविड्थ ऑलरेडी दिया हुआ है। SNR के लिए निकालने के लिए आपका सिग्नल पावर जो PR है डिवाइडेड बाय द नॉइस पावर, नॉइस पावर का नॉइस स्पेक्ट्रल डेंसिटी इनटू द बैंडविड्थ, और सिग्नल पावर जो होगा वो आपका रिसीव पावर होगा। तो रिसीव पावर का एक्सप्रेशन हमें ऑलरेडी पता है, PR इक्वल टू PT इंटू D0 बाई D टू द पावर 3। तो इसके बेसिस में हम रिसीव पावर पहले निकाल सकते हैं, रिसीव पावर को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया, उसके बाद नॉइस पावर निकाला तो हमें SNR मिल जाएगा, SNR की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया हम लोगों ने तो हमें कैपेसिटी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये स्टेप्स अगर मैंने फॉलो किया तो बेसिकली हमें कैपेसिटी का ये वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। तो बहुत सिंपल है ये भी। तो हमें नॉइस पीएचडी ऑलरेडी पता है N0-9, ट्रांसमिट पावर ऑलरेडी पता है 1 वाट है, बैंडविड्थ दिया हुआ 30 किलोहर्ट्ज है, और क्लोजिंग डिस्टेंस जो D0 की वैल्यू है वो है 10 मीटर्स। फॉर डिस्टेंस 100 मीटर हम लोग SNR निकालना है पहले। जैसे मैंने बोला डिस्टेंस 100 मीटर्स के लिए SNR कैसे निकालेंगे आप, PRD आपको पता है, PRD क्या होगा वैल्यू 1 ट्रांसमिट पावर PT डिवाइडेड बाय D0 बाय D टू द पावर क्यूब। D0 आपकी 10 मीटर्स है, D आपकी 100 है, इसको मैंने सॉल्व किया 0.1 टू द पावर 3 आ गया, तो ये वैल्यू आपकी न्यूमरेटर की आ गई। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो N0 की वैल्यू आपकी दी हुई 10⁻⁹ वाट्स पर हर्ज, यानी आपको अगर नॉइस पावर निकालना तो आपको बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू होगी 10 टू द पावर 3। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो वो वैल्यू आ जाएगी 33, दैट इज वेरी इक्वल टू 15 dB। ओके, दिस इज इक्वल टू 15 dB।
सिमिलरली अगर डिस्टेंस 1 किलोमीटर के लिए निकालना है तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर के लिए सेम प्रोसेस यूज़ करूँगा, डिनोमिनेटर सेम होगा, नॉइस पावर आपकी चेंज नहीं हो रही है, बैंडविड्थ सेम है, लेकिन ट्रांसिट पावर आपकी चेंज हो जाएगी, सॉरी रिसीट पावर आपकी चेंज हो जाएगी। ट्रांसिट पावर सेम 1 है, रिसीट पावर नाउ जो d0/d है, d0 आपकी 10 है, वेयरएज d जो है 1 किलोमीटर, तो ये 1000 हो जाएगी। तो इसको मैंने अगर सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 0.01 टू पावर माइनस टू पावर 3। इसकी जो वैल्यू अगर इसको सॉल्व करते हैं वो आ जाती है 0.033, दैट इज इक्वल टू -15 dB। तो आप देखो SNR में काफ़ी वेरिएशन हो गया है। ये क्वाइट ऑब्वियस भी है, आपके कम डिस्टेंस के लिए SNR ज़्यादा अच्छी है। जैसे डिस्टेंस बढ़ गया आपका 100 मीटर से 1 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली बात है आपकी SNR काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि आपका रिसीट पावर काफ़ी कम हो गया है। तो ये हमने पाथ लॉस में भी पढ़ा था, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आपका रिसीट पावर कम होगा, जैसे रिसीट पावर कम होगा आपका रिसीव सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है गैमा है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे हमने 100 मीटर से 1 किलोमीटर के आसपास गए, आपका जो SNR है 15 dB से सीधे -15 dB पे आ गया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमको कैपेसिटी निकालनी है, तो कैपेसिटी हम बस सिंपल एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, CW log2 1 प्लस गैमा, गैमा यानी SNR। अब दोनों में सेम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, बस दोनों में गैमा की वैल्यू अलग है। पहले वाले में गैमा की वैल्यू 33 है, दूसरे वाले में गैमा की वैल्यू 0.033 है। जहाँ हमने ये सब्स्टिट्यूट किया हमें कैपेसिटी वैल्यूज मिल जाएगी 100 मीटर डिस्टेंस के लिए और 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। तो वही हमने आगे सॉल्व किया है। तो जैसे मैंने बताया फॉर डिस्टेंस 100 मीटर्स ये आएगी आपकी कैपेसिटी की वैल्यू, वो आ जाएगी 152.6 किलोबिट्स पर सेकेंड। अगर डिस्टेंस 1 किलोमीटर के लिए हम गैमा 0.033 लिख लेंगे तो हमें कैपेसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1.4 किलोबिट्स पर सेकेंड। आप देखो कि क्योंकि आपका डिस्टेंस बढ़ गया तो रिसीट पावर काफ़ी कम हो गया, रिसीट पावर काफ़ी कम हो गया तो आपकी कैपेसिटी SNR काफ़ी कम हो गया, SNR काफ़ी कम हो गया तो आपकी कैपेसिटी काफ़ी कम हो गई है। तो ये बेसिकली हम देख सकते हैं जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आपकी रिसीट पावर कम होगी, रिसीट पावर कम होगी तो गैमा यानी SNR है वो कम हो गई तो आपकी जो कैपेसिटी है वो भी कम हो गई। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप आप देखोगे, डिस्टेंस बढ़ गया रिसीट पावर कम हो गया, रिसीट पावर कम हो गया तो SNR कम हो गया, SNR कम हो गया तो कैपेसिटी भी कम होगी। वो काफ़ी हद तक इसमें से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपकी कैपेसिटी अगर डिस्टेंस 100 मीटर्स थी तो आपकी 152.6 किलोबिट्स पर सेकेंड थी। जैसे आपकी डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो गई है, 100 मीटर की जगह 1 किलोमीटर हो गई है तो आपकी कैपेसिटी अराउंड 1.4 किलोबिट्स पर सेकेंड हो गई है। Note that a significant decrease in capacity at further distances due to path to exponent of 3, क्योंकि हम लोग ने path to exponent 3 यूज़ किया तो इसमें जो वेरिएशन है काफ़ी ड्रास्टिक है, काफ़ी जो डिक्रीज इन SNR है काफ़ी ड्रास्टिक है। वही path to exponent अगर आप 4 लोगे तो और ड्रास्टिक हो जाएगा, मतलब और डिक्रीज काफ़ी स्टीप हो जाएगा रिसीट पावर में, SNR में और कैपेसिटी। तो आप ये रिपीट कर सकते हो फॉर path to exponent of 4 अगर आपको इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करनी है। तो जो मैंने पाथ एक्सपोनेंट यहाँ 3 लिया था इसे आप चेंज करके 4 भी ले सकते हो और इसके 4 लेके आप इसका फर्दर कैलकुलेशन भी कर सकते हो। आपको दिखेगा कि कैपेसिटी में और फर्दर रिडक्शन आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम जहाँ फंडामेंटल 4 ब्लॉक्स थे, एक इंफॉर्मेशन सोर्स था, उसके बाद बेसिकली हम एज्यूम कर रहे हैं कि A to D कन्वर्टर के बाद एक सोर्स इनकोडर है, उसके बाद एक चैनल इनकोडर है, उसके बाद एक डिजिटल मॉड्यूलेटर है, उसके बाद एक RF पावर एम्पलीफायर है, उसके बाद TX एंटीना में चला जाता है। उससे एक ब्रॉड लेवल व्यू है, इसके बाद एक पावर एम्पलीफायर भी ऐड कर सकते हो आप, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। फिर इसका रिसीवर एंटीना है, इसमें भी आप एक लो नॉइज एम्पलीफायर ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप मिक्सर का स्टेज भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने कुछ ब्लॉक्स ओमिट किया है इसमें क्योंकि इस ब्लॉक्स के बारे में मुझे लगता है आपको ऑलरेडी पता होगा। उसके बाद डिजिटल डीमॉड्यूलेटर है, फिर चैनल डिकोडर है, सोर्स डिकोडर है, फिर D2A कन्वर्टर है, फिर आउटपुट सिग्नल है। तो एक ब्रॉड लेवल व्यू है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो इसमें और भी एडिशनल ब्लॉक्स हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया इनक्रिप्टर, डिक्रिप्टर, स्क्रैम्बलर, डिस्क्रैम्बलर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह के ट्रांसमिशन चाहते हो। तो हमने सोर्स इनकोडर के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी पहले लेक्चर में, चैनल इनकोडर के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी पहले लेक्चर में। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे डिजिटल मॉड्यूलेटर के बारे में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लॉक है कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए।
ये डिजिटल मॉड्यूलेटर बेसिकली, जैसे मैंने बताया था इनिशियल लेक्चर्स में, डिजिटल मॉड्यूलेटर आपके बिट्स को सिंबल में कन्वर्ट करता है और ये सिंबल्स को मैप करता है कैरियर वेव पे, ताकि आपका सिग्नल दूर तक ट्रैवल कर सके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है डिजिटल मॉड्यूलेटर की ट्रांसमीटर में। और रिसीवर में ये डिजिटल डीमॉड्यूलेटर आपके सिंबल्स को डाउन कन्वर्ट करने के बाद रिसीव करता है, उसे वापस बिट्स में कन्वर्ट करता है। तो जो मैपिंग होती है बिट्स से सिंबल वाली और कैरियर वेव पे, वो बेसिकली वो डिजिटल मॉड्यूलेटर का जॉब है। सिमिलरली रिसीवर में भी जो मैपिंग होती है सिंबल की बिट्स में या कैरियर वेव से मॉड्यूलेटिंग वेव में, वो भी डिजिटल डीमॉड्यूलेटर का ही काम है। तो इसके बारे में हम अत्यधिक जानकारी आगे के स्लाइड्स में और पढ़ेंगे। तो ये मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लॉक है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एनालॉग के टर्म्स में, या फेज शिफ्ट कीइंग, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, या क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, इस सब के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो इसके बारे में और अत्यधिक जानकारी मैं इस लेक्चर में भी दूंगा। और वायरलेस के कंटेक्स्ट में ये मॉड्यूलेशन क्या रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको और अत्यधिक जानकारी दूंगा। चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं डिजिटल मॉड्यूलेटर का यूजफुलनेस क्या है और ये किस तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में उपयोग किया जाता है। So digital modulation is a process by which information bearing signal, जैसे pulse code modulation हो गया, pulse width modulation हो गया, simple binary bits हो गया, are transformed into a sinusoidal carriers which shifts the frequency content of the information bearing signals to the appropriate frequency band that is compatible with the characteristics of the channel. तो बेसिकली जैसे आपके जो डिजिटल सिग्नल्स आ रही हैं, या पल्स कोड मॉड्यूलेशन हो गया, पल्स विद मॉड्यूलेशन हो गया, सिंपल बाइनरी बिट्स आ रही है, इसको आप सिंबल्स में किस तरह कन्वर्ट करोगे, आप इसको किस तरह से, एक कैरियर वेव है जिसकी एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी है। जैसे आप वाईफाई का ले लो, वाईफाई की जनरेट 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होती है या 5 गीगाहर्ट्ज़ होती है, या एलटी की ले लो या 4G की जो अराउंड 2.1 गीगाहर्ट्ज़ भी होती है, और अत्यधिक आपको वो फ्रिक्वेंसी पे आप कन्वर्ट करेगी पहले सिग्नल को, और वो जो कैरियर वेव है या तो उसकी आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करोगे, या तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट करोगे, या तो फेज मॉड्यूलेट करोगे, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन यू हैव चूजन। तो ये साइनसॉइडल कैरियर का आप क्या बेसिकली मॉड्यूलेट कर रहे हो, उसके पर आपकी क्या मॉड्यूलेशन स्कीम है वो डिपेंड करती है। तो ये मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्या है, बेसिकली इसके बारे में भी हम आगे एक दो स्लाइड्स में और पढ़ेंगे। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, ये मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक ये आपने पहले भी पढ़ा होगा बहुत जगह कि एंटीना साइज़, आपका एंटीना साइज़ होता है वो लैम्डे पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपके जो बेस बैंड फ्रिक्वेंसीज होती है, जैसे नॉर्मल फ्रिक्वेंसीज होती है, वो काफ़ी कम होती है, तो उसके लिए एंटीना साइज़ आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा। जैसे इट डिपेंड्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, तो आपकी अगर फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम होगी तो एंटीना साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा। इसलिए मॉड्यूलेशन करता है कि आप लोअर फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सके, ताकि आपके एंटीना साइज़ रिड्यूस हो सके। ये एक रीज़न है। उसके अलावा बेसिकली हर एक ट्रांसमिशन को या हर एक वायरलेस कम्युनिकेशंस एप्लीकेशन को अलग अलग फ्रिक्वेंसी दी गई है। जैसे आप वाईफाई की बात करता है कि उसको 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़, अभी हाल फिलहाल में 6 गीगाहर्ट्ज़ भी दिया हुआ है, कुछ बैंड्स ऑफ 6 गीगाहर्ट्ज़। सेलुलर की बात करें, उससे कोई और फ्रिक्वेंसी दी गई है 2.1 गीगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़ वगैरह वगैरह। सिमिलरली आप किसी और रडार को देखोगे, कुछ और फ्रिक्वेंसी दी हुई है, एरोस्पेस को कुछ और फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी इसलिए दी गई ताकि ये एक दूसरे से इंटरफेयर ना करे। अगर वाईफाई सिग्नल सेलुलर से इंटरफेयर करने लग जाए, या तो फिर या हायर ट्रांसमिट पावर में यूज़ करने लगे, तो बेसिकली देयर इंटरफेरेंस होगा, उससे आपके रिसीवर पे परफॉर्मेंस काफ़ी डिग्रेड होगी। तो ये बेसिकली उसका भी एक रिक्वायरमेंट है कि आप डिफरेंट सिग्नल्स को डिफरेंट फ्रिक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करके डिफरेंट कैरियर वेव पे भेज सको, ताकि दोनों में कोई इंटरफेयर ना हो और नॉन ओवरलैपिंग फ्रिक्वेंसी बैंड। और आपको जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स है फिल्टरिंग और एम्पलीफिकेशंस के, वो आरएफ में काफ़ी हद तक आसानी से मेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर फ्रिक्वेंसी। ये तो कुछ रीजनिंग है मॉड्यूलेशन के लिए, जहाँ पर एक बेस बैंड फ्रिक्वेंसी को आप हाइयर फ्रिक्वेंसी बैंड पास में टिपिकली कन्वर्ट करते हो। तो बेस बैंड सिग्नल जो आपका AMT आ रहा है वो इस फॉर्म में रहता है जनरली। इसका आप देखोगे सेंटर फ्रिक्वेंसी 0 है, तो आप इसको एक बैंड पास सिग्नल में कन्वर्ट करते हो बाय मल्टीप्लाइंग cos 2π FC। FC इज जनरली हम लोग उसको बोलते हैं कैरियर फ्रिक्वेंसी, और AMT जो होता है वो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। इसमें तो अब जनरली AM के फॉर्म में दिखाया गया है, बट इसे हम जनरली और तरह के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं,
इसे हम जनरली डिजिटल फॉर्म में फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग भी बोलते हैं, या तो अगर एम्पलीट्यूड और फेज दोनों मॉडिफाई कर रहे हैं तो हम उसे क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड फेज कीइंग के माध्यम से भी जानते हैं। तो जैसे आपने अप कन्वर्ट कर दिया तो देखोगे आपके सिग्नल्स दो जगह रेप्लिकेट हो गए हैं। तो एक तो FC पे, एक -FC, इसे जनरली इमेज सिग्नल भी बोला जाता है और इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन इंटरप्रिटेशन इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो इसके बारे में डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगा कि बेसिकली आप मॉड्यूलेशन किस तरह से करते हो। कोई इन्फॉर्मेशन सिग्नल आ रही है, किसी फॉर्म में भी आ रही है, किसी पल्स कोड मॉड्यूलेशन के फॉर्म में आ रही है, बाइनरी बिट्स के फॉर्म में आ रही है या सिंबल्स के फॉर्म में आ रही है, वो आप कैसे कैरियर वेव को कैरियर वेव के कैसे एम्पलीट्यूड को या तो फ्रिक्वेंसी को या तो फेस को किस तरह से मॉड्यूलेट करोगे ताकि ये जो सिग्नल है वो एक रिसीवर तक कैरी किया जा सके। तो इसके बारे में और अत्यधिक जानकारी आपको देंगे। तो डिजिटल बैंड पास मॉड्यूलेशन टेक्निक एक जनरल फॉर्म ऑफ कैरियर वेव, एक कैरियर वेव जो होता है कोसाइन साइन सॉरी, वो इस फॉर्म में दिखता है। जैसे आप S ऑफ टी ट्रांसमिट करोगे वो एक कोसाइन है, और आपका A ऑफ टी जो है बेसिकली एक एम्पलीट्यूड है इस कोसाइन वेव का। आपका डिपेंडिंग अपॉन आपका मॉड्यूलेटिंग वेव फॉर्म क्या है, वो क्या मॉड्यूलेट कर रहा है। जैसे आपको कोई बिट्स आ रही है 1 और 0, या तो वो तो ये कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई कर सकती है, या तो एक फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई कर सकती है, या तो फेज को मॉडिफाई कर सकती है। तीन मेन कंपोनेंट है साइनसॉइडल वेव के, एक तो एम्पलीट्यूड है, एक तो फ्रीक्वेंसी है WC यानी 2πfct, या तो फेज है। अगर वो एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई कर रही है कैरियर वेव के टू कैरी ऑन द इंफॉर्मेशन, हम इससे एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग बोलते हैं। अगर जैसे गिव एन एग्जांपल, अगर आपका बाइनरी बिट्स है 1 या 0, अगर 1 है तो A ऑफ टी 1 होगा, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अगर 0 है तो A ऑफ टी 0 होगा। इसे हम जनरली ऑन ऑफ कीइंग भी बोलते हैं। ये VLC सिस्टम्स में काफ़ी हद तक यूज़ होता है। अगर आपका एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो रहा है तो हम जनरली इसे एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग बोलते हैं। अगर आपका फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई हो रहा है कैरियर वेव का, समझिए जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, आपका बाइनरी बिट्स अगेन 1 और 0 है। 1 में आप कोई एक FC1 भेज रहे हो और 0 में FC2 भेज रहे हो, तो बेसिकली बाद बाकी पैरामीटर सेम है, बट आपका फ्रीक्वेंसी अगर मॉडिफाई हो रहा है तो जनरली हम इसे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग बोलते हैं, जहाँ पर आपका कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट हो रहा है। सिमिलरली थर्ड वाला कंपोनेंट फाई ऑफ टी है, जहां आप कैरियर वेव का फेस मॉड्यूलेट कर रहे हो। समझो सेम एग्जांपल, अगर आपका 1 और 0 है, अगर आप फाई ऑफ टी को 1, अगर 1 भेजना है तो फाई ऑफ टी को आप 0 कर दो, अगर 0 भेजना है तो फाई ऑफ टी को आप 180 डिग्री या पाई कर दो, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो आपका ये हो जाएगा फेस शिफ्ट कीइंग। तो आपका जो, अगर आपको 1 भेजना है तो आपने फेस को 0 कर दिया, आपको अगर 0 भेजना है तो आपने फेस को पाई कर दिया। तो बेसिकली ये इस मॉड्यूलेशन में जहाँ आप कैरियर वेव का फेस को मॉडिफाई कर रहे हैं उसे हम जनरली फेस शिफ्ट कीइंग के माध्यम से बोलते हैं। सिमिलरली अगर आप दोनों एम्पलीट्यूड और फेज दोनों को मॉड्यूलेट कर रहे हो तो उसे हम एम्पलीट्यूड एंड फेस कीइंग, और जनरली मोर कॉमनली हम इसे क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं, जहाँ पर आप एक कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड और फेज दोनों को मॉड्यूलेट कर रहे हो। जहाँ पर एम्पलीट्यूड बेसिकली आप, इसके बारे में और अतिरिक्त जानकारी मैं बाद में दूंगा, जहाँ पर आप जैसे 4 क्वैम सिंबल्स हो गए, 16 क्वैम सिंबल्स हो गए, 4 क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, 16 क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जहाँ पर आप एम्पलीट्यूड के अलावा आप फेज भी मॉडिफाई करते हो। तो इसका मेन बेनिफिट जो होता है एम्पलीट्यूड एंड फेज कीइंग या क्वैम का, ये आपको एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देता है, क्योंकि फेज के अलावा आपका एम्पलीट्यूड भी एक माध्यम है जिससे आप मॉड्यूलेट कर रहे हो। तो इसकी जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी जनरली रहती है वो ज़्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर मॉड्यूलेशन स्कीम फॉर द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। और सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की बात करें, सेम एरर प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो क्वैम मॉड्यूलेशन जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है अगर आप PSK की बात करें या किसी और मॉड्यूलेशन की बात करें, क्योंकि ये आपके सिग्नल के दोनों डायमेंशंस को यूज़ कर रही है, एम्पलीट्यूड डायमेंशन भी और फेज डायमेंशन भी। ठीक है, तो इस पिक्टोरियल में मैंने बताया कि फेज शिफ्ट की ये सब मैटलैब में प्लॉटेड है। तो अगर आप फेज शिफ्ट कीइंग की बात करें तो अगर 1, जैसे मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे 1 होगा तो ये फेज भेज रहे हो, 0 होगा तो ये देयर इज अ फेज चेंज, आप देखोगे यहाँ पर एक फेज चेंज हो गया। सिमिलर फिर से 1 से अगर 0 में जाए तो फिर से एक फेज चेंज यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जैसे फेज 1 और 0 के बेसिस पे आपका जो कैरियर वेव है उसकी फेज में चेंज
हो रहा है। तो ये जनरली फेज शिफ्ट कीइंग हो गया। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज चेंजिंग, मतलब आपका जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है। अगर आपको 1 भेजना है तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी में भेज रहे हो, 0 भेजना है तो फिर हायर फ्रीक्वेंसी में भेज रहे हो, फिर अगर 1 भेजना है फिर आप सेम लोअर फ्रीक्वेंसी में भेज रहे हो। ये मैं बाइनरी के माध्यम से बता रहा हूँ, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड। अगर इसको मैं एक्चुअल PCM सिग्नल, PIM सिग्नल्स के माध्यम से भी बता सकता हूँ, बट ये जनरली बाइनरी के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमिलरली आपका ASK हो जाएगा, जैसे मैंने ऑन ऑफ कीइंग के एग्जांपल दिया था। अगर 1 भेजना है तो आप कुछ सिग्नल भेज रहे हो, A of t विल बी 1। अगर आपको 0 भेजना है तो A of t विल बी 0। अब कुछ ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, ये 0 के लिए है, और सिमिलरली ये 1 के लिए है। सिमिलरली एम्पलीट्यूड फेज की, इसमें आपका एम्पलीट्यूड भी वेरी हो रहा है और फेज भी वेरी हो रहा है। आप नज़र डालोगे तो यहाँ पर देखोगे यहाँ फेज में वेरिएशन है और सिमिलरली एम्पलीट्यूड में भी वेरिएशन है। तो अगर मेरे को 1 भेजना है तो मैं ये भेजूंगा फॉर इंस्टेंट, 0 भेजना है तो मैं एम्पलीट्यूड भी बढ़ा रहा हूँ और फेज में भी चेंज ला रहा हूँ, फिर से 1 भेज सकता हूँ। तो AP के जो क्वाम जनरली वो 4 क्वाम, 16 क्वाम, 2 बिट्स पर सिंबल या 3 बिट्स पर सिंबल, 32 क्वाम की बात करूँ, अगर 4 बिट्स पर सिंबल 64 क्वाम की बात करूँ तो इस सब के लिए जनरली यूज़ होता है। वेरी एक्सप्लोर, जैसे मैंने बताया, ये आप सिग्नल के 2 डायमेंशन को एक्सप्लॉइट करते हो, फेज डायमेंशन को भी और एम्पलीट्यूड डायमेंशन को भी। तो अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की बात करूं PSK के लिए, तो PSK का मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, जैसे मैंने बताया, आप फेज को मॉडिफाई कर रहे हो तो आपके डिपेंडिंग अपॉन द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने अगर बाइनरी होता तो m की वैल्यू 1 और 2 होती थी, और जैसे फॉर 1 के लिए अगर मैं को 1 और 2 होती थी तो आपके 2 बिट्स आप भेज रहे हो, 1 और 0 भेज रहे हो, तो 5 और t विल चेंज डिपेंडिंग अपॉन आपका अगर ट्रांसमिशन 1 रहा, अगर आपका ट्रांसमिशन 0 रहा, तो उसके बेसिस पे उसके, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको 2 को अधिक बिट भेजनी है, सिमिलरली आप फेज का मॉडिफिकेशन उस तरह से कर सकते हो। जैसे टू गिव एन एग्जांपल, अगर आपका समझो 2 बिट्स का ट्रांसमिशन, बाइनरी ट्रांसमिशन है 1 और 0 का, तो 1 के मुताबिक फाई ऑफ टी आप 0 कर लो और 0 के मुताबिक फाई ऑफ टी आप पाई कर लो। लेकिन समझो आपको 2 बिट्स पर सिंबल भेजना है, जहाँ पर आपके 0 0 हो, 0 1 हो, 1 0 हो, 1 1 हो, तो आप करस्पॉन्डिंगली फाई ऑफ टी को 0 0 के लिए 0 कर दो, फाई ऑफ टी को 0 1 के लिए 90 डिग्री कर दो, फाई ऑफ टी को 1 1 के लिए इसको आप 180 डिग्री कर दो, और फाई ऑफ टी को 1 1 के लिए 270 डिग्री कर दो। तो आपके 4 फेजेस की वजह से आपके 2 बिट्स पर सिंबल आप भेज सकते हो। सिमिलरली अगर आपके नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल बढ़ के 3 हो गए, सिमिलरली आप में फेज में फर्दर मॉडिफिकेशन ला सकते हो। तो जब मैं कैरियर वेव का फेज मॉडिफाई कर रहा हूँ डिपेंडिंग अपॉन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसको हम फेज शिफ्ट की बोलते हैं। तो आप 2 बिट्स, 3 बिट्स पर सिंबल, 4 बिट्स पर सिंबल, 5 बिट्स पर सिंबल, 6 बिट्स पर सिंबल भी भेज सकते हो। लेकिन इसमें एक वो प्रॉब्लम आएगा कि जितने नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल आप भेजोगे, फेज के बीच में डिस्टेंसेस कम हो जाएंगी, एरर प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली रिसीवर में बढ़ जाएगी। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है फेज शिफ्ट कीइंग में। जैसे आप नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल भेज रहे हो, क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, आपके फेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी और उसकी वजह से आपके रिसीवर में एरर प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं FSK की बात करूं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग की बात करूं, यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई कर रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आपको 1 भेजना है बाइनरी बिट्स का ट्रांसमिशन तो आप FC1 भेजोगे, अगर 0 भेजना है तो FC2 भेजोगे। तो आप बेसिकली फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई कर रहे हो कैरियर वेव का डिपेंडिंग अपॉन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अगर समझो आप 2 बिट्स भेजना है तो 0 0 के लिए मे बी FC1, 0 1 के लिए FC2, 1 0 के लिए FC3 और 1 1 के लिए FC4। तो उस तरह से आप भेज सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। बहुत ट्रिवियल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। सिमिलरली एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के लिए आप बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉडिफाई करते हो। एम्पलीट्यूड इन द सेंस एनर्जी पर बिट भी मॉडिफाई हो रहा है, क्योंकि एम्पलीट्यूड एनर्जी पर बिट में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। तो जैसे आप इसमें अगर आपके 2 बिट्स का मैंने बताया था, ऑन ऑफ कीइंग का बहुत सिंपल एग्जांपल है, AMT = 1, AMT = 0। सिमिलरली आपका अगर M वेरी हो रहा है 1 2 और M के बेसिस पे, तो आपका एनर्जी पर बिट भी वेरी होगी और उसकी वजह से आपका एम्पलीट्यूड भी वेरी होगा डिपेंडिंग अपॉन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इसको हम जनरली एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग बोलते हैं, जहाँ आपका कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है मॉड्यूलेटिंग वेव फॉर्म की वजह से। और जो फाइनल वाला AP के एम्पलीट्यूड फेज कीइंग, और जिसे हम क्वाम के नाम से भी जानते हैं, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन,
जहाँ आपका फेस और एम्पलीट्यूड दोनों वेरी हो रहा है। तो m इक्वल टू 1 बाइनरी के लिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 4 QAM जो 2 बिट्स पर सिंबल, उसमें आप फेस भी वेरी कर रहे हो और एम्पलीट्यूड भी वेरी कर रहे हो। सिमिलरली आपका 3 बिट्स पर सिंबल या 4 बिट्स पर सिंबल जो 16 QAM है, वहाँ पर भी एम्पलीट्यूड और फेस दोनों वेरी हो रहा है। इसके बारे में हम अत्यधिक जानकारी और आगे जैसे बढ़ेंगे उसके बारे में और अत्यधिक जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। आगे जाके मैं डिजिटल मॉड्यूलेशंस के बारे में और आपको जानकारी दूंगा और पहले हम BPSK के बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और उसके आगे आगे क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग और डिफरेंट QAM मॉड्यूलेशंस के बारे में भी और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।